प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्कूल ऑफ ज्योग्राफी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग मानव भूगोल के मूल सिद्धांत पुस्तक के चैप्टर 3 अध्याय 3 के पाठ जनसंख्या संगठन पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में चर्चा करेंगे। यह क्लास 12th में पढ़ना है और इस चैप्टर से आपकी परीक्षा में 2 से 3 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें एक एमसीक्यू और एक सामान्य रूप से 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा हम लोग करते हैं। पहला प्रश्न है कि जनसंख्या में स्त्रियों एवं पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है, सेक्स रेशियो कहा जाता है। अब ये लिंगानुपात क्या है? तो प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, अर्थात 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या है, यह सेक्स रेशियो लिंगानुपात कहलाता है। अगला प्रश्न है, लिंग अनुपात स्त्रियों के प्रतिकूल यानी उनके खिलाफ होने का प्रमुख कारण क्या नहीं हो सकता है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में कहीं कहीं नहीं दिया हुआ रहता है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो लिंग अनुपात सेक्स रेशियो में स्त्रियों की संख्या अर्थात पुरुषों से कम है, जिसको प्रतिकूल कहते हैं। तो इसका एक प्रमुख कारण क्या नहीं हो सकता है? तो कारण होते हैं जैसे भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या, घरेलू हिंसा आदि प्रतिकूल कारण हैं। लेकिन स्त्री साक्षरता दर अगर अधिक होगी तो वह प्रतिकूल कारक नहीं होगा, उसके कारण लिंगानुपात प्रतिकूल न होकर अनुकूल होगा, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर होगा स्त्री साक्षरता दर का अधिक होना। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जनसंख्या का लिंगानुपात वर्तमान समय में लगभग कितना है? तो विश्व जनसंख्या में लिंगानुपात 102 है। विश्व में सर्वाधिक लिंग अनुपात किस देश का है? तो विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश लाटविया है, लाटविया। अब आप लाटविया को विश्व के मानचित्र पर देखिए, लाटविया कहाँ है? तो लाटविया जो पहले भूतपूर्व सोवियत संघ का एक अंग था, एक छोटा देश जो सोवियत संघ का अंग था, सोवियत संघ के पश्चिमी भाग में था, वह वर्तमान में एक स्वतंत्र देश के रूप में है, यूरोप में है। विश्व में सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? जैसे सर्वाधिक लाटविया का है, तो सबसे कम किस देश का है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला देश संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात है। यह मध्य पूर्व में स्थित देश है, अर्थात एशिया के पश्चिमी भाग में स्थित देश है, और सामाजिक विकास कम होने के कारण यहाँ लिंगानुपात विश्व में सबसे कम पाया जाता है। हालांकि यहाँ पेट्रोलियम के भंडार हैं, जिसके कारण आर्थिक विकास बहुत अधिक हुआ है, लेकिन सामाजिक विकास कम हुआ है। अगला प्रश्न है, कार्यशील जनसंख्या में यानी कार्य करने वाली जनसंख्या में किस आयु वर्ग की जनसंख्या को शामिल करते हैं, अर्थात किस एज को शामिल किया जाता है वर्किंग पॉपुलेशन में कार्य करने वाली जनसंख्या में? तो 15 से 59, 59, 15 वर्ष की उम्र से लेकर 59 वर्ष की उम्र तक की जनसंख्या को कार्यकारी जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन कहते हैं। तो अब आप यह बताइए कि 15 वर्ष तक की जनसंख्या या 59 के बाद 60 से अधिक उम्र की जनसंख्या को क्या कहेंगे? तो वह जनसंख्या आश्रित जनसंख्या, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, आयु लिंग पिरामिड से, सेक्स रेशियो पिरामिड से जनसंख्या की किस विशेषता को दर्शाया जाता है? तो आयु लिंग पिरामिड इस तरह का पिरामिड होता है, ये बीच में लाइन खींचे हैं, एक तरफ पुरुष जनसंख्या को और दूसरी तरफ महिला जनसंख्या को दिखाया जाता है। महिला जनसंख्या को बाईं ओर और पुरुष जनसंख्या को
दाईं ओर दिखाया जाता है। तो इससे जनसंख्या में पुरुष स्त्री अनुपात को दिखाया जाता है और साथ में किस उम्र में कितने लोग हैं यानी आयु संरचना एज स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है। अब प्रश्न है जनसंख्या पिरामिड में बायां भाग की चौड़ाई, अभी हम लोग यहां देख रहे थे ये बायां भाग की चौड़ाई अगर अधिक है दाएं भाग से तो यह क्या बताता है, क्या प्रदर्शित करता है। तो अगर पिरामिड में जनसंख्या पिरामिड में जो आयु संरचना को दिखा रहा है में बाएं भाग की चौड़ाई अधिक है तो बाएं भाग में स्त्रियों को प्रदर्शित किया जाता है, स्त्रियों की संख्या को, और दाएं भाग में पुरुष की संख्या को, और दाएं भाग की चौड़ाई कम है अर्थात उस जनसंख्या में जहां का यह डायग्राम बना हुआ है स्त्री की जनसंख्या अधिक है, चौड़ाई अधिक है तो स्त्री की जनसंख्या अधिक है बाईं ओर में। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का समान होना क्या प्रदर्शित करता है। तो जनसंख्या में अगर जन्म दर जो प्रति हजार में प्रदर्शित किया जाता है, अगर प्रति हजार जन्म दर 1000 में अगर जन्म दर 25 है, मान लिया जाए 25 है 25, और मृत्यु दर भी 25 है तो दोनों लगभग 25 के आसपास है, तो इससे पता चलता है कि जनसंख्या वहां की अस्थिर है, वृद्धि दर कम है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को कहते हैं और दोनों में अंतर अगर कम है अर्थात जनसंख्या वहां की अस्थिर है। तो ये अलग प्रश्न पूछा जाता है कि जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, वृद्धि दर क्या है। तो यहाँ हम लोग वृद्धि दर देख रहे हैं और वृद्धि दर जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को कहते हैं और यहाँ दोनों लगभग समान है अर्थात अंतर कम है यानी जनसंख्या अस्थिर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर जनसंख्या पिरामिड का आधार चौड़ा और शीर्ष पतला हो तो यह पिरामिड जनसंख्या के किस विशेषता को प्रदर्शित करता है। अर्थात यहाँ यह पूछा जा रहा है कि अगर ये मान लिया जाए कि जनसंख्या पिरामिड है और यहाँ आधार चौड़ा है और जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं शीर्ष की ओर जा रहे हैं ये पतला होते जा रहा है अर्थात नीचे की जनसंख्या अधिक है और ऊपर की जनसंख्या कम है अर्थात कम आयु की जनसंख्या अधिक है और कम आयु की जनसंख्या अधिक होने का अर्थ है कि यह जनसंख्या विस्तारित हो रही है, बढ़ रही है तीव्र गति से अर्थात यह विस्तारित होती हुई जनसंख्या को प्रदर्शित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या का ग्रामीण नगरीय विभाजन का आधार क्या है। तो हम लोग एक जो चैप्टर देख रहे हैं क्वेश्चन का जिससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो हमेशा आते ही आते हैं। और अब यहाँ एक विशेषता जो जनसंख्या की देख रहे हैं वह है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। तो दोनों के विभाजन के दो प्रमुख आधार हैं। एक आधार यह है कि जनसंख्या निवास कहाँ कर रही है यानी निवास स्थान के आधार पर, गांव में या शहर में। अब कहेंगे ग्रामीण और नगरीय क्या है। तो अगर जनसंख्या में कार्यकारी जनसंख्या वर्किंग पॉपुलेशन कृषि कार्य में अधिक लगा हुआ है तो वह ग्रामीण जनसंख्या है और अगर वह गैर कृषि कार्य यानी द्वितीय क्रिया उद्योग व्यापार वाणिज्य आदि में लगा हुआ है तब वह नगरीय जनसंख्या कहलाती है। तो इस तरह से निवास स्थान के आधार पर, काम किस क्रियाकलाप में लगा हुआ है प्राथमिक या द्वितीयक तृतीयक उसके आधार पर ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का विभाजन करते हैं। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर बताइए। अब अगला प्रश्न है कि ग्रामीण जनसंख्या की एक मुख्य विशेषता क्या है। तो ग्रामीण जनसंख्या की सबसे प्रमुख विशेषता है कि यहाँ प्राथमिक क्रिया अर्थात कृषि, मछली पकड़ना, पशुपालन करना आदि गतिविधियां अधिक होती है और यह भी पूछा जाता है कि प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो कृषि, पशुपालन, मत्स्यन आदि प्राथमिक क्रिया है और यह ग्रामीण जनसंख्या की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में साक्षरता दर मापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यानी साक्षरता दर। कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो वहीं से वह साक्षर होने नहीं लगता है, एक खास उम्र के बाद वह साक्षर होने लगता है। तो भारत में भी एक न्यूनतम उम्र निर्धारित है जिसके बाद हम साक्षरता दर को मापते हैं। तो भारत में यह साक्षरता दर
कि न्यूनतम आयु 7 वर्ष निर्धारित किया गया है, अर्थात 7 वर्ष से अधिक उम्र की जनसंख्या को ही साक्षरता मापने में शामिल करते हैं। और साक्षरता किसे कहते हैं, साक्षर किसे कहेंगे? तो भारत के जनगणना विभाग के अनुसार वह व्यक्ति जो 7 वर्ष से अधिक उम्र का है और किसी एक भाषा को पढ़ना, लिखना और समझना जानता है, तब उसे हम साक्षर कहते हैं। तो साक्षरता क्या है, या भारत में साक्षरता निर्धारित करने की न्यूनतम आयु कितनी है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक किस राज्य का है? तो भारत में साक्षरता दर सर्वाधिक केरल का है। केरल जो काफी लंबे समय से साक्षरता दर में 1 नंबर पर चल रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर 90.986%, 90.86% साक्षरता दर केरल की रही है। अब है कि सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन है? तो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य यहाँ कम छुटा हुआ है। तो भारत में साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य का है? तो बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। और बिहार की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 63.82% है। भारत में जनगणना विभाग द्वारा जनसंख्या की विशेषताओं का मापन किया जाता है, जिसमें लिंगानुपात, साक्षरता दर आदि को शामिल किया जाता है। और भारत में प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। यह भी प्रश्न पूछा गया है कि कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर। और अंतिम जनगणना 2011 ईस्वी में हुई थी, इसलिए हम लोगों को 2011 ईस्वी के आंकड़ों को ध्यान में रखना है, डाटा को ध्यान में रखना है। इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली जनगणना 2021 ईस्वी में होगी। भारत में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, लेकिन वैज्ञानिक रूप से, सिस्टमेटिक रूप से और 10 वर्षीय जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में शुरू हुई थी। अब है भारत में लिंगानुपात सबसे कम किस राज्य का है? सबसे कम लिंगानुपात। तो सबसे पहले यह प्रश्न पूछता है लिंगानुपात सेक्स रेशियो क्या है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले प्रश्न में किए हैं। साक्षरता दर किसे कहते हैं? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 नंबर के रहते हैं। और 1 नंबर के प्रश्न में आएगा आपको MCQ, जिसमें 4 विकल्प रहेंगे, एक चुनना रहेगा, जैसे कि सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा है। और 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ लिंगानुपात 879 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या मात्र 879 थी। अब है भारत में लिंगानुपात सबसे अधिक किस राज्य का है? तो जिस तरह से साक्षरता दर सबसे अधिक केरल का है, उसी तरह से लिंगानुपात भी सबसे अधिक केरल में है। और केरल में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 1084 है। तो केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है। अब आप बताइए भारत का लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशियो कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 943, अर्थात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या 943 है। अब जब लिंगानुपात भारत का आप बता रहे हैं, तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.4 है। यानी भारत में 74.4% व्यक्ति साक्षर हैं। और साक्षरता दर 2017-18 में बढ़कर 77.7% नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे के अनुसार हो गया है। लेकिन 2011 की जनगणना को ध्यान में रखकर ही इन आंकड़ों को हमें बनाना होगा। तो इस तरह से यह चैप्टर जनसंख्या संगठन से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम लोग इन प्रश्न और उसके उत्तर के रूप में किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाएंगे उसके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।